तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, इसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो जो रेजिस्टेंस आता है, जो हिंड्रेंस आता है, जो रुकावट आती है किसी वायर में करंट के फ्लो के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है किसी वायर में, उसमें जो रुकावट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आ रही बात समझ में? कंडक्टेंस का अपोजिट कौन होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपस में अपोजिट है, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर जरा समझना कि रेजिस्टेंस क्या है। आप मान लीजिए कोई वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट को, फ्लो को जो चीज रोकती है, जो प्रॉपर्टी रोकती है फ्लो होने के लिए, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके। और कितना भी बड़ा वायर हो, कितना भी चौड़ा वायर हो, उसमें जो फ्लो को रोकने वाली प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका वायर 1 सेंटीमीटर लंबा है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी मोटाई है, उसकी वायर की विथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर इस प्रकार का वायर है समझो, और ये समझो कि ये 1 सेंटीमीटर लंबा और इसका जो विथ है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऐसा जो वायर रहेगा, ये वायर का रेसिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेसिस्टिविटी के बराबर। तो इस तरीके से हर एक मेटल के वायर का, हर एक चीज का रेसिस्टिविटी फिक्स होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका साइज और उसका लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स होता है। तो उसको रेजिस्टेंस को एक बार मेजर कर लिया और उसको टेबल बना करके साइंटिस्ट ने हमारे लिए रख दिया है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये वेराइंग प्रॉपर्टी है, ये वेरिएशन इसमें होता रहता है। अब आगे बात करते हैं। आगे की बात यह है कि जो ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट है उसको हम बोल रहे हैं कंडक्टेंस। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक वायर, आपने कितना भी लंबा वायर है तो उसका कंडक्टेंस अलग होगा, इतना छोटा वायर होगा तो उसका अलग होगा, इतना लंबा वायर होगा तो उसका कंडक्टेंस अलग होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने वायर को 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चौड़ा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, तो उसी कंडक्टेंस को आप क्या बोल दोगे? कंडक्टिविटी बोल दोगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैंने इन वर्ड्स की जो बेसिक मीनिंग है ये आपको क्लियर कर दी। क्लियर है क्या ये? अब हम लोग आगे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर मेजर्ड यूनिट इसकी देखते हैं क्या है। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम है। क्या होती है इसकी यूनिट? ओम। और जो इसकी एसआई यूनिट है वो है केजी मीटर स्क्वायर पर साइमन क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है, पर जनरली इसको ओम के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कोई वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो जो चीज, जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोक रही है, वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के लेंथ के। यानी कि वायर जितना लंबा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा। वायर जितना लंबा रहेगा करंट फ्लो होने में उतना ही ज्यादा हिंड्रेंस या व्यवधान उत्पन्न करेगा। ओके। लेकिन अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देखो, उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना चौड़ा मोटा वायर रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा, और जितना पतला वायर रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा। पतले वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया आ रहा है ये कम रहेगा, मोटे वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। इनवर्सली रिलेटेड है दोनों एक दूसरे के, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो फिर हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट रखना होगा। इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। ओके। इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। हाँ, कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम रो से दिखाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसका प्रोनाउंसिएशन है रो। रो। ओके। तो इसको हम रो को रेजिस्टिविटी से दिखाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये रो है क्या? तो आप क्या करो, रो को एक किनारे रख लो और बाकी चीजों को इकट्ठे ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? ये आर ए अपॉन एल। अगर मान लीजिए आपका वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, और उसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, तो जब ये पूरा 1 1 हो गया तो रेजिस्टेंस ही क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। तो किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे? दैट रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर which is 1 centimeter long and its area of, and whose area of cross section is 1 centimeter square. Okay, clear है क्या ये?
यस मैम, क्लियर, क्योंकि ये फिजिक्स में यस है ना। मैम। ओके ओके। तो अब यहाँ पर देखो ये, हाँ, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, यानी फिक्स होता है हर एक चीज के लिए, लोहे का अलग रहेगा, कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग। तो ये अपन बोलते हैं ना, ये बहुत बढ़िया कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, किस बेसिस पे बोलते हैं? जिसका रेजिस्टिविटी जितना कम रहेगा वो समझो उतना बढ़िया कंडक्टर है, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, फिक्स होता है। ओके, अब रोज से इसको डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट भी देख ले हम लोग। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट आप यहाँ पर देखो, अच्छा किसकी, ये यहाँ क्या कर रहा है, रो की यूनिट ले रहा है ना। तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी? अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिया था, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो सबकी यूनिट रख देते हैं। आर की यूनिट क्या है? ओम है। ए की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर होती है ए की यूनिट। एंड लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो मीटर एंड मीटर स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर हो गई रो की एसआई यूनिट। ओके, या मीटर में नहीं हो तो सेंटीमीटर भी चलेगा, हमारा वायर के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा वायर है तो सेंटीमीटर लेंगे, लंबा है तो मीटर लेंगे। और हाँ, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमको 100 सेंटीमीटर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 ओम मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगर मान लीजिए लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो रो इज द रेसिस्टिविटी, सॉरी दिस रेजिस्टेंस इज द रेसिस्टिविटी। तो ये चीज आपको बता दिया है, आगे लेते हैं। तो resistivity is defined as the resistance of a substance when it is 1 meter long and has a cross sectional area of 1 square meter. Clear? Okay. आगे आते हैं, कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, प्रॉपर्टी में भी मैथमेटिकली भी। रेजिस्टेंस क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। कंडक्टेंस क्या है? जो उसको फ्लो होने देता है, जो ईजनेस है, जो जितनी आसानी से करंट फ्लो कर रहा है वायर में, वो आसानी, वो ईजनेस ही क्या कहलाती है? कंडक्टेंस। ठीक है, तो जैसे हमने इसको यहाँ ऐसे डिफाइन किया कि ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, मैथमेटिकली भी कंडक्टेंस जिसको जी से डिनोट करते हैं, जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, या आर इज इक्वल टू 1 अपॉन जी। अब यहाँ पर क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दें, आर की वैल्यू। तो जी इज इक्वल टू आर की वैल्यू, आर अब नीचे है, आर नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। ये उल्टा होकर के कैसा दिखेगा हमको? ए डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय एल। ओके, अब हम आते हैं इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। इसका एसआई यूनिट साइमन होता है, साइमन नाम के साइंटिस्ट पर के को ऑनर करने के लिए ये नाम रखा गया है। तो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या रहेगी? साइमन। रेजिस्टेंस की क्या थी? रो थी, सॉरी ओम थी, और कंडक्टेंस की साइमन रहेगी। ठीक है, और साइमन क्या होता है? ओम इनवर्स। क्यों? क्योंकि जी क्या है? आर का इनवर्स है, तो साइमन क्या रहेगा? ओम का इनवर्स रहेगा। हाँ, इस साइमन को ओम इनवर्स या मो भी कहा जाता है। मो इनवर्स है ना, साइंटिस्ट लोग भी काफी मजाकिया रहते रहे होंगे। देखो, इसको इनवर्स करने के बजाय स्पेलिंग ही उल्टा कर दिया, मो। तो मो ज्यादा कॉमन नहीं है, साइमन ही ज्यादा कॉमन है। चलो आगे लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? वो होता है कंडक्टिविटी। जैसे कि आपने यहाँ पर लिया कि जी इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पर अलग से लिख रही हूँ, जी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। भाई रुक जाओ थोड़ा, जी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो यहाँ मैं कह रही थी कि ये है आपका जी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, है ना, और ये ए अपॉन एल को मैं अलग से लिख रही हूँ, ए अपॉन एल। तो ये जो 1 अपॉन रो है, ये क्या हो गया? रेजिस्टिविटी का इनवर्स हो गया। तो इसको रिप्लेस कर दिया किससे? कंडक्टिविटी से। इंपॉर्टेंट, आगे हमको कंडक्टिविटी ही काम आने वाली है। तो 1 अपॉन रो को हमने क्या कर दिया? कप्पा। ये इसको क्या पढ़ते हैं अपन? कप्पा, के नहीं है ये, हाँ, कप्पा। तो जी इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा यानी 1 अपॉन रो और ए अपॉन एल।
ओके, तो ये इस तरीके से आपका कंडक्टेंस का आ गया। अब आगे यहाँ पर देख लो, इसमें कितना सारा है? क्या कितना सारा है, नए नए मतलब चीजें हैं, है ना। एक के बाद एक। हाँ हाँ, नहीं कोई नहीं, सब आपस में रिलेटेड है। अभी मैं आपको एक फॉर्मूला लिख करके दिखाती हूँ। ओके, तो G इज इक्वल टू कप्पा A अपॉन L। ये इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। यहाँ पर कौन क्या है एक बार देख लेते हैं। G कंडक्टेंस है, कप्पा कंडक्टिविटी है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L क्या है, लेंथ है। बहुत इजी है ये तो, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पर अगेन अगर L 1 मीटर है, A 1 मीटर स्क्वायर है, तो कप्पा क्या है, G है, तो कंडक्टिविटी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ ये इतना हुआ। आगे हम लोग ले रहे हैं, मैम इसकी यूनिट भी ले लें। तो यहाँ कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा की यूनिट हो जाएगी साइमन मीटर। निकाल लेते हैं कप्पा की यूनिट। सो दिस इज कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू जी एल अपॉन ए। ओके, तो मैम जी की यूनिट क्या है, साइमन। हाँ, मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आर यू श्योर, कैसी बात कर रहे हो, नहीं मैम शेयर दिख यहाँ रही है। से ये मैम ना, तुम लोगों का दिख कुछ रही है। ये नेटवर्क इशू रहता है, इस वजह से आता है ऐसा। दिख रहा होगा, शेयर है यहाँ से, एक बार जाके भले आ जाओ, जल्दी से जाके वापस आ जाओ। ओके, यहाँ पर देखो कप्पा इज इक्वल टू जी एल अपॉन है, तो इसका अपन ने सबका यूनिट रख दिया, जी का साइमन रख दिया, एल का मीटर रख दिया, ए का मीटर स्क्वायर रख दिया। यहाँ पर इसको कैंसिल किया, क्या आ जाएगा, साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। या हम इसको बोल सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स, या हम इसको बोल सकते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.01, 0.01 एंड साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के ये इस तरीके से हमको करना है। यहाँ पर कुछ की वैल्यूज दी हुई है, जरा देखो, मटेरियल और उनकी कंडक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पर देखो सोडियम की कंडक्टिविटी है 2.1 इंटू 10⁻3, कॉपर की इससे भी ज्यादा है, सिल्वर की इससे भी ज्यादा। इसी वजह से सिल्वर को सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड नंबर पे कौन आता है, कॉपर आता है। ठीक है, गोल्ड थर्ड नंबर पे आता है। आयरन की कंडक्टिविटी काफी कम है इनके कंपेरिजन में, ग्रेफाइट की और भी कम है। फिर आते हैं हम लोग, ये सब कंडक्टर हैं जिनकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा है। और यहाँ पर कुछ इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर जो एट ऑल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं ही करते हैं। देखो उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी कम है, 10⁻⁻16 का मतलब है 0.00000 करके 16 बार जीरो बोलना और फिर एक 1 लिख देना, 15 बार जीरो बोल करके एक 1 लिख देना। तो वो क्या है, इसकी ग्लास की कंडक्टिविटी, यानी कि बहुत कम कंडक्टिविटी वाले मटेरियल ही इंसुलेटर कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। ठीक है ना, टेफ्लॉन और ग्लास की कंडक्टिविटी काफी कम है। दूसरे मटेरियल हम लोग लेते हैं जिसमें लिक्विड मटेरियल है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और इन्हीं की स्टडी हमको आगे करना है। ये सोडियम, कॉपर, गोल्ड और इनसे हमको मतलब भी नहीं है, हमको इन्हीं के बारे में अभी आगे पढ़ना है। तो यहाँ पर प्योर वाटर, प्योर वाटर की कंडक्टिविटी देखो कितनी होती है, 3.5 इंटू 10⁻⁻5, यानी बहुत ही कम। इसी वजह से प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस मिला दिया जाए, थोड़ा सॉल्ट मिला दिया जाए, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ देखो 0.1 मोलर HCl की कंडक्टिविटी है 3.91, इससे तो काफी ज्यादा है, इनकी तुलना में काफी कम है मेटल्स की तुलना में, लेकिन फिर भी कंडक्ट तो करेगा ये। 0.01 मोलर KCl की 0.14, 0.01 मोलर NaCl की 0.12 एंड 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। ये जो HAC लिखा हुआ है ये किसके लिए है, एसिटिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म है। एसिटिक एसिड की 0.047 एंड 1.01 मोलर एसिटिक एसिड की 0.016 साइमन मीटर इनवर्स ये कंडक्टिविटी होती है। अब आप यहाँ पर देखो, आपको पता होगा कि ये सब कौन है, ये सब HCl वगैरह ये स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जाने जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडक्टिविटी देखो कितना बढ़िया कंडक्शन कर रहा है। लेकिन वहीं अगर आप 0.1 मोलर एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी देखो तो ये काफी कम है, 0.047।
बहुत ही कम कंडक्टिविटी है 3.91 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो वीक एसिड होते हैं उनकी कंडक्टिविटी भी कम होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। एक और कंपैरिजन हम यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए, इसको जरा कंपेयर करो। यहाँ पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी ज्यादा है, यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर सॉल्ट ज्यादा 0.1 वाले में, यहाँ पर नीचे वाले में सॉल्ट कम है कंपेरेटिवली। तो आप इनकी कंडक्टिविटी में जरा अंतर देखो। जिसमें पानी ज्यादा है, वीक एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें पानी ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी कम है, यानी जिसका डाइल्यूशन, जिसमें सॉल्ट कम है उसकी कंडक्टिविटी भी कम है, और जिसमें सॉल्ट ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। यानी कि जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ कंडक्टिविटी के टेबल के बाद में हम लोग आगे लेते हैं। अब आती है बात यहाँ पर कि ये जो कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस टॉपिक को अब हम लोग कल लेते हैं क्योंकि लंबा टॉपिक है। आज ये कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी, उनको सॉल्व करना, तो आपकी अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। जो बोल रहे थे कंफ्यूजन हो रहा है, इतना सारा हो गया है, वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी आप लोग ऑफ कर सकते हैं मीटिंग। हरिओम। हरिओम मैम। ये मैम हरिओम मैम। हरिओम बेटा, हरिओम।